गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा टॉपिक चलने लग रहा था, वही सीक्वेंस सीरीज का टाइप हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने बेसिक जो क्वेश्चन देखे थे कि किस तरीके से हमको सम ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है, किस तरीके से हमको nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अब उससे आगे चलते हैं हम। देखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टी है आपको जो याद होनी चाहिए सीधे। एक प्रॉपर्टी आपके पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अभी मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपसे। क्वेश्चन ये होती है प्रॉपर्टी में, if sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms of this AP, then sum of p plus q terms is equal to 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ठीक है। क्या बात ध्यान रखनी है कि सम क्या आएगा उनका, p प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, देखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं। आप ये सोचो सर, दो पार्ट्स हमने लेके चले और सम इक्वल कैसे बना। दो पार्ट्स हम लेके चले और वहां पे भी आपने सम इक्वल कह दिया कि ये बात कैसे पॉसिबल है। तो देखिएगा मेरे भाई, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सीरीज ली 8 6 4 2, ये ली है, चार टर्म ली हैं। इनका जो सम आपके पास बनने लग रहा है, अगर आप यहाँ पे सम देखो तो कितना बना मेरे भाई, 20 बना ना। चार टर्म का जोड़ आपके पास क्या बना है, 4 टर्म्स, यहाँ पे 4 है ना। लेकिन अगर मैं पांचवी टर्म और ऐड करूँ तो 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना। पांच टर्म का भी वही है जो चार टर्म का है। तो अब हमको 9 टर्म्स का देखना है ना। मीन्स आगे -2 आएगा, -4 आएगा, -6 आएगा और -8 आएगा। तो सभी का सम क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इफ सम ऑफ p टर्म्स, इफ सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू, इफ सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू q टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? तो ये बात आप सभी को याद रखनी है भाई, क्लियर है ना। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है हमारी आइडेंटिटी, मैं सीधे बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिएगा, इसी के बेस हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले तो क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इफ सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 22 एंड नेक्स्ट टाइप है ये, सम ऑफ 22 टर्म्स of that AP is 15, then find sum of 37 terms of this AP। मतलब क्वेश्चन में बात क्या कही गई है आपसे, क्वेश्चन में बात ये कही गई है भाई, अगर 15 टर्म्स का जोड़ जो है भाई, 15 टर्म्स का जोड़ 22 है और 22 टर्म का जोड़ 15 है, तो आपको बताना है इसकी 37 टर्म का जोड़। आपको दिखाई दिया होगा भी, ठीक है। मतलब अब की बार क्या है, पी टर्म्स का जोड़ तो क्यू है और क्यू टर्म्स का जोड़ क्या है, पी है। समझ रहे हो बात को? पी टर्म्स का जोड़ क्यू है और क्यू टर्म्स का जोड़ पी है, तो आपको पी प्लस क्यू का बताना। पिछले में क्या था, जब क्या हो, पी टर्म्स का जोड़ जितना है उतना ही क्यू टर्म्स का जोड़ हो, तो आपको पी प्लस क्यू टर्म्स का बताना था। अब की बार यहाँ पे अपोजिट है, पी का क्यू है और क्यू का पी है, तो आपको सम ऑफ 37 टर्म बताना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो देखिएगा, एक सिंपल आइडेंटिटी लेके चलते हैं हम, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो आप सभी ने लिख ली होगी। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, आइडेंटिटी लेके चलते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखिएगा बात क्या रही, एक क्वेश्चन ये आया कि सम ऑफ टू टर्म्स, मैं बोलता हूं क्वेश्चन समझाने के लिए इजी वैल्यू लेके चलते हैं। सम ऑफ टू टर्म्स इज 5 एंड सम ऑफ 5 टर्म्स इज 2, ठीक है। तो टू टर्म्स तो आपके पास क्या होगी, a प्लस डी
और 5 टर्म्स क्या होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d, यही बनाना भाई। तो यहां से क्या बना, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 5 एंड 5a प्लस 10d, 5a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 बन गया। ऊपर वाली कंडीशन को हम क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया, 20a प्लस 10d इज इक्वल टू 50 और ये क्या बना, 5a प्लस 10d इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया, 15a इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 48 आ गया ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू क्या होगी, 48/15, कैंसिल आउट हुआ तो कितनी आएगी, 16/5। a की वैल्यू 16/5 होगी, मैं पुट कर देता हूँ किसी भी एक कंडीशन में, 16/5, 2 गुना में 16/5 प्लस में d, तो हमारे पास बात क्या आ गई, इज इक्वल टू 5 हुआ ना भाई। तो डी की वैल्यू क्या होगी, 5 घटा में 32/5, तो कितना आ गई डी की वैल्यू, माइनस के 7/5 हुई ना भाई, एलसीएम लिया तो डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 7/5। अब सम ऑफ क्या होता है, हमको 7 टर्म्स का देखना है ना, तो 7 टर्म्स का क्या हो जाएगा, n/2, n 7 है, डिवाइड बाई 2, इंटू में 2a, ये आइडेंटिटी होती है ना, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो क्या हो गया, 7/2 इंटू में 2a, 2 इंटू में 16/5, 32/5 हो गया, प्लस n-1 मीन 6 इंटू में माइनस के 7/5 हो गया, है ना। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ये कितना आ गया, 7/2, 32/5 और ये माइनस के 42/5 किया तो माइनस के 10/5 बन गया भाई। और 10 से ये -1 पे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास 5 से ये कैंसिल आउट हो गया ना, 5 इंटू 2 10, 10 से ये 10 कैंसिल आउट, -1 बना, -1 इंटू में 7, -7 आया ना। मतलब दो टर्म्स का जोड़ जब 5 है और 5 का जोड़ जब 2 है, तो 7 टर्म्स का जोड़ क्या बनेगा, 7 टर्म्स का जोड़ क्या है, -7 आया ना भाई। क्लियर है ये प्रॉपर्टी, आप सभी को बोलिएगा क्लियर है, ठीक है। ये बात क्लियर भाई, किसी को कोई भी डाउट हो भाई, क्लियर है ना। तो देखिएगा, तो सीधी सी बात आपको क्या याद रखनी है, जैसे क्वेश्चन में आपको कहा गया था, उन्होंने बोला कि 15 टर्म्स का जो जोड़ है, 15 टर्म्स का जो जोड़ है वो क्या है, 22 है, और 22 टर्म का जो जोड़ है भाई वो क्या है, 15 है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना था सम ऑफ 37 टर्म्स, तो वो नेगेटिव हो जाएगा भाई। सम ऑफ 37 टर्म बताना था, वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस के 37 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बन जाएगा, माइनस के 37 आपके पास आंसर बन जाएगा। ये आइडेंटिटी कब है, जब पी टर्म्स का सम क्या हो, पी टर्म्स के लिए तो क्यू हो और क्यू टर्म्स के लिए पी हो। तो पी प्लस क्यू टर्म्स का सम क्या बनेगा भाई, पी प्लस क्यू टर्म्स का सम जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू बनेगा। ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई है ना आपको, ये जो दो प्रॉपर्टी बताई है, इन पे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर है भाई सभी को, चले नेक्स्ट पे। तो देखिएगा, ये तो दो प्रॉपर्टी होगी। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो केस है ये है हमारा अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब आपके पास क्या होता है भाई, अंकगणितीय माध्य है, मतलब उनके बीच में फिट करना है आपके पास। आपको ए और बी दिया गया है और आपसे इनका अर्थमेटिक मीन पूछा गया, तो इनका अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए से डिनोट किया जाएगा और क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब इनकी बीच वाली संख्या, जिसको हम औसत भी कह देते हैं, माध्य भी कह देते हैं। लेकिन ये तो दो ही वैल्यूज के लिए हुआ, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा वैल्यूज आ जाए भाई, अगर आपके पास ज्यादा वैल्यूज आ जाए, ज्यादा वैल्यूज का मतलब आपके पास क्वेश्चन वो किस तरीके से देंगे वो बात देखिएगा। अगर वो ज्यादा वैल्यू आपको दें, ठीक है, देखिएगा आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन वो कहेंगे कि फिट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 and 26, 6 and 26,
6 और 26 के बीच में आपको 4 अरिथमेटिक मीन फिट करने हैं। अब 4 अरिथमेटिक मीन फिट करने हैं तो भाई अब हम तो एक ही वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन ये तो वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 4 फाइंड आउट करनी। तो देखो आपने कैसे देखना है मेरे भाई, यहाँ पे उस चीज को आपको किस तरीके से समझना है। देखिएगा 6 और 26 है, 4 अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करने। तो A1 लिख दिया मैंने कैपिटल, कैपिटल A2 लिख दिया, कैपिटल A3 लिख दिया, कैपिटल A4 लिख दिया। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, अगर आपने बीच में वैल्यू फिट भी कर दी ना तो वो क्या रहे, वो AP ही रहे। अब AP है तो ये फर्स्ट टर्म है, मीन्स ये क्या है A, ये क्या है A प्लस डी, ये क्या है A प्लस 2D, ये क्या है A प्लस 3D, ये क्या है A प्लस 4D, और ये क्या है A प्लस 5D। अब A प्लस 5D हमारे पास क्या है, 26 है। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, उधर जाके घटेगी तो 5D किसके बराबर आ गया, 20 के इक्वल हो गया ना। तो D की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। मीन्स 4 ऐड करते जाइए, 6, अगली वैल्यू 10, अगली वैल्यू 14, अगली वैल्यू 18, अगली वैल्यू 22, और लास्ट वैल्यू कितनी होगी, 26 हो गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 4 अरिथमेटिक मीन क्या हो गए, 10, 14, 18 और 22 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगी। भाई क्लियर है ये बात। ध्यान कैसे रखना है ऐसे क्वेश्चन को, अगर ज्यादा वैल्यूज भी आ जाए आपको सीधा बाई ऑप्शन चले जाना है। बाई ऑप्शन जाने का मतलब मेरा क्या है, अभी बाई ऑप्शन जाने का मतलब मैं क्या कहने लग रहा हूँ, बाई ऑप्शन क्यों जाना है आपको, कि जो भी वैल्यूज दे रखी हो आपको, जो भी वैल्यूज दे रखी हो ऑप्शन में, उनको पुट करना है इनके बीच में, 6 और 26 के बीच में पुट करना है, और देखना है क्या पुट करने के बाद वो एक AP बनने लग रहा है। अगर हाँ AP बनने लग रहा है तो वो उसके अरिथमेटिक मीन है, और यूनिक रिजल्ट ही होता है। कहीं आप ये सोचो 2 AP बन गए तो सर कभी नहीं बनेंगे भाई, सेम बात रहेगी, आपके पास एक ही बनेगा और यूनिक रहेगा, तो आप बाई ऑप्शन जा सकते हो इसमें। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। तो ये तो बातें थी हमारे पास किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब बात आई हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या होता है, अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, GP गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर माध्य। भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास क्या होता है, अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करूं, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं। देखिएगा आपके पास हमने AP में क्या देखा, AP में भी थी सीरीज इंक्रीज होने लग रही थी या डिक्रीज होने लग रही थी, लेकिन क्या था वहां पे, या तो चीज जुड़ी है या फिर घटी है। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, गुणा होगी, मतलब रेशियो के हिसाब से चलते हैं। तो GP जो आपके पास बनता है इसमें क्या होती है, फर्स्ट टर्म A होती है, फिर किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया AR स्क्वायर, AR क्यूब, अप टू ऐसे ही चले जाते हैं, तो A इंटू में R⁻n-1 बनता है। n-1 क्यों आया, देखिए थर्ड टर्म में R की पावर 2 है, फोर्थ में R की पावर 3 है, तो n टर्म में R की पावर क्या होगी, n-1 होगी ना भाई। तो ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास GP बनता है। और इसकी जनरल टर्म जो बोली जाती है भाई, जनरल टर्म कहें या nth टर्म बोल लें, या फिर हम क्या कहें nth टर्म कहें, तो ये जो हमारे पास होता है nth टर्म, ये बनता है A इंटू में R⁻n-1 होता है भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ तक आपको जनरल टर्म आपने लिखी ली होगी, A इंटू में R⁻n-1 होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाएगा, क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन द फॉलोइंग GP, निम्न दी गई गुणोत्तर श्रेणी में, इन द फॉलोइंग GP फाइंड 10th टर्म। इसमें आपको 10वीं टर्म बतानी है, और GP आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से, आपको दिया गया है 5, 10, 20 अप टू 100 ऑन, ऐसे दिया गया है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इजी लेके चला हूं मैं, एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में तो 8 टर्म पूछ रखी थी और वैल्यू यही दे रखी थी कि 5, 10, 20 इनकी 10वीं टर्म आपको बतानी। अब एक तो बात है मैं मल्टीप्लाई करता चलूं, अब मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना भाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, ऐसे ही। तो अगली वैल्यू 40 होगी, अगली वैल्यू 80 होगी, अगली वैल्यू 160 होगी, फिर 320 हो गया, फिर 640 हो गया, फिर मैं कहूँगा 1280 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया, 2560 हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 10 टर्म पे पहुंच गए ना हम, तो वैल्यू क्या आ गई, 2560 होगी हमारे पास। या अगर हम फॉर्मूले से कहेंगे तो क्या बनता है, A इंटू में R⁻n-1 होता है ना। A हमारे पास क्या होता है भाई, A हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म, A हमारे पास क्या होती है फर्स्ट टर्म,
आर हमारे पास क्या होता है, आर हमारे पास होता है कॉमन रेशियो, आर हमारे पास क्या होता है कॉमन रेशियो, और एन हमारे पास जो वैल्यू पूछी गई है। तो 5 इंटू में 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा ना। 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 9। अब 2 की पावर 9 कितनी होती है, 512 होती है, और गुना में 5 हमको करना है, तो आंसर कितना हो गया 2560 हो गया हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर भाई। क्लियर है भाई सभी को, आया है समझ में क्वेश्चन? बोले यार किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, क्लियर है ना? ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा। मैं कमेंट्स को चेक करके अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इशू भी है तो वो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कोई आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारी PDF और सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये कहा गया कि आपको क्वेश्चन कहा गया फाइंड value of n if nth term of following GP is 3072। if आपको क्या बोला गया है, निम्न दी गई श्रेणी का क्या बोला गया है यहाँ पे 3072 टर्म्स हो, और जीपी जो दिया गया है ये बोला गया है 3√2 6√2, ये इस प्रकार से जीपी दिया गया है भाई। जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर आपको आर कभी भी निकालना होता है भाई, आर आपके पास क्या होता है, कोई भी टर्म उठाई उससे पिछली वैल्यू को डिवाइड कर दो। जैसे 3√2 है ना, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो √2 हो गया। अब जैसे 6 डिवाइड बाई करेंगे तो हम 6 डिवाइड बाई 3√2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 से ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 इसको √2 पे कैंसिल आउट कर देगा। तो जो आर बना है ना वो क्या बना है, √2 बना है। ए आपको पता है, ए आपके पास 3 है, और अब की बार एन ने टर्म बताई है 3072 है। तो अब आपको बताना है भाई। ठीक है, अब आपको बताना है, क्लियर है ये बात है? तो अब एक बार बताइएगा क्या बन रहा है आपका आंसर। ठीक है, ये वैल्यूज तो आपने लिख ली होगी, क्वेश्चन को मैं रफ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, आर मैंने बता दिया है, ए मैंने आपको बता दिया है, आपको वैल्यू दे रखी है अगली। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा क्या आंसर बनेगा, जल्दी से जल्दी बताइए भाई। देखिएगा हमारे पास बात क्या रहेगी यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो देखिए किस तरीके से समझना है आपको। ए मीन्स 3 इंटू में r⁻n-1 इज इक्वल टू 3072। अब 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा तो √2 को मैं 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, और इसकी पावर n-1 है, इज इक्वल टू क्या बना, 1024 बना। ठीक है, ये क्या बन गया, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2 बना, और ये इधर क्या बन गया, 2⁻10 बन गया। तो कितना हो गया हमारे पास, कंपेयर कर सकते हैं ना, n-1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज n-1 इज इक्वल टू 20। तो n की वैल्यू क्या होगी, 21 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई, 21 हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म इंटू में हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इंटू में कॉमन रेशियो रेज टू पावर n-1, ठीक है, इज इक्वल टू 3072 हो गया। तो ये वैल्यू जो हमने पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है भी ये बात? बोले यार किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो भाई, क्लियर है ना, बता सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो बात होगी हमारे पास क्या, जब हमको क्या देखना है, जीपी में टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है, जीपी में हमको टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन अब बात क्या आई, जो मेन जो हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, क्वेश्चन जो शुरू होते हैं, वो हमारे पास क्या रहते हैं, जब आपके पास सम ऑफ टर्म्स के बारे में बात होती है। ठीक है, देखिए यार जीपी में, एपी में भी हमने सम ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, अब फिर से जीपी में भी यही बात है। तो जीपी में जो केस होता है भाई, जीपी में जो केस होता है, ये ध्यान से याद रखिएगा। पहला केस आता है sum of GP when R is greater than 1। R की वैल्यू क्या हो, जो कॉमन रेशियो वो 1 से बड़ा हो, तो सम ऑफ जीपी जो SN होता है भाई, ये लिखा जाता है A इंटू में r⁻n-1 डिवाइड बाई r-1 डिवाइड बाई r-1। और सम ऑफ जीपी व्हेन R इज, जब कॉमन रेशियो क्या हो मेरे भाई, 1 से कम हो, when r is less than 1। तो SN जो होता है
ये होता है a इंटू में 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये बातें होती हैं आपकी, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखिएगा, इस पे आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कोई ये नहीं है कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे भाई, ठीक है, सीधा आपको क्वेश्चन दे देंगे। आपको देखो अप्लाई कैसे कैसे किन किन क्वेश्चन में करना होता है। एक देखो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है 2 रेज टू पावर 1, आपको क्वेश्चन ये कह दिया गया 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 प्लस अप टू मान लीजिए आपको बोल दिया गया है भाई 2 रेज टू पावर 50। इसको सॉल्व करना है। अब ये जीपी है, ये आपके पास क्या है जीपी, जहाँ पे ए क्या है 2 और कॉमन रेशियो क्या है वो भी 2 है, तो सम निकाल लोगे आप। तो ए इंटू में आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1 हो गया। ए मेरे पास क्या है 2 है, 2 गुना में n कितना है 50 है ना, 1 2 3 पावर से पता चल गया कितना है 50 है। 2 रेज टू पावर 50 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो आपके पास 1 ही रहेगा। तो 2 की पावर 51 घटा में 2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रेज टू पावर 1 ये है, 50 पावर ये, तो 2 की पावर 51 घटा में 2 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया हमारा। क्लियर है ये बात सभी को, ठीक है, आया ना समझ में जिस तरीके से मैंने बताया है। ये दूसरी बात क्लियर होगी ना, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मेनली जो हमारे क्वेश्चन होते हैं भाई, वो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिएगा आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको कहते हैं क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन बोला गया कि सॉल्व दिस अप टू 100 टर्म्स, सॉल्व दिस अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स तक इसको सॉल्व करना है। और वैल्यू क्या दी गई है 9 जमा 99 जमा 999 जमा 9999 प्लस अप टू 100 टर्म्स तक भाई। अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करने बैठ गया ना भाई, यहाँ पे जीपी बना ही नहीं, ना एपी बना ना जीपी बना, तो पहले इसको क्या करना होता है, पहले इसको आपने कन्वर्ट करना होता है भाई। पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे, आप इसको लिखोगे 9 को लिखोगे 10 माइनस 1, 99 को लिखोगे 100 माइनस 1, 999 को लिखोगे 1000 माइनस 1, अगली वैल्यू को क्या लिखोगे 10,000 माइनस 1, और अप टू ऐसे ही चलते जाओगे, ठीक है। तो ये जो बात रही आपके पास, ये दो वैल्यूज होगी, 10 की सीरीज चली, 10 रेज टू पावर 1 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 रेज टू पावर 4 प्लस अप टू 100 ऑन 100 टर्म्स तक, और माइनस वन अप टू हाउ मैनी टाइम्स 100 टाइम्स ना, 100 टर्म है तो माइनस में 100 हो गया। यहाँ तक बात होगी। अब मैं इसको क्या कहूँगा, अब मैं इसको जीपी कहूँगा। अब ये जीपी है तो फर्स्ट टर्म इंटू में कॉमन रेशियो रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 हो गया भाई, माइनस में 100। इसको सॉल्व किया, ये कितना बन गया 10 रेज टू पावर 101 माइनस 10 डिवाइड बाई 9 है। माइनस 100 के साथ अगर एलसीएम ले दूँ तो माइनस 900 हो जाएगा भाई। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 10 की पावर 101 घटा 910 माइनस 910 डिवाइड बाई 9, ये आपके पास इस क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई है बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। जब आपके पास ये वैल्यू दे रखी हो ना रिपीटेड डिजिट पे, मतलब यहाँ पे 5 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने हमेशा 9 के हिसाब से ही करना है। कैसे 9 के हिसाब से, यहाँ पे तो आपने सोच लिया कि इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब गलती क्या कर जाते, अगर यहाँ पे 1 होता तो हम गलती कर जाते, तो हम मिस्टेक कर जाते उस क्वेश्चन में कि 1 और 11 को फिर लिख दिया 10 + 1, लेकिन आगे तो 111 है ना, 111 को आप थोड़ी लिख सकते हो। तो बात क्या रहेगी मेरे भाई, देखिएगा ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात हमारे पास जो रहने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास क्या है, किस तरीके से कहेंगे हम, देखिएगा आपको बोला गया है कि सॉल्व दिस अप टू solve this up to 50 terms, up to 50 terms। तो 50 टर्म तक आपको ये जोड़ ज्ञात करना है। और वैल्यूज क्या दी गई है आपको, जैसे दिया गया है 5 + 55 + 555 + 5555, इस तरीके से ये सीरीज दी गई है 50 टर्म तक। तो पहले आप क्या करोगे, 5 को कॉमन लोगे, तो ये तो 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस अप टू 100 हो गया।
है ना। अब ये तो सीरीज नहीं बनी ना, तो क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, तो ये वैल्यू बन गई 9 जमा 99 जमा 999 जमा 9999 प्लस अप टू 100 ऑन 5/9 हो गया। 9 को मैंने क्या लिख दिया इस सीरीज को, अब वही लिख देंगे ना, 10 - 1 तो 10⁻1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस अप टू, अब ये स्टेप आपको याद रहना चाहिए, 10⁻50 हो गया, और माइनस में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, एक को 50 बार घटाएंगे, तो इसको तो आगे सॉल्व कर सकते हैं ना जीपी के अकॉर्डिंग, एलसीएम भी ले दोगे इस टर्म का, ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। क्लियर है भाई सभी को, आइए ना बात समझ में। चले नेक्स्ट पे। अब ये तो हो गया जब आपसे सीधा पूछा जाता है। अब देखिएगा एक बात जो आपसे पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी आपके पास क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी देखिए भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमेशा r<1 के लिए रहेगा भाई, और ये होता है a/1 - r। जैसे आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि आपको सम फाइंड आउट करना है 16 8 4 2 1 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सीधा पहली टर्म 16 है। अब कॉमन रेशियो क्या है, 8 भाग में 16 करोगे 2 से भाग होने लग रहा है ना, 1/2 है ना कॉमन रेशियो, तो 1 - 1/2, तो ये आपके पास कितना बन गया, 16 भाग में 1, ये 2 ऊपर चला गया, 1 में से 1/2 को घटाओगे तो 1/2 ही बनेगा ना, तो ये कितना आ गया आपके पास आंसर, 32 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है भाई ये बात, आया ना समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि सॉल्व दिस, आपको क्वेश्चन कहा गया है सॉल्व दिस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.0006, ठीक है, अप टू 100 ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे बताना है, तो देखिएगा हमारे माइंड में सबसे पहले क्या जाता है मेरे भाई, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा तो ये बन गया 6/10, अगली वैल्यू होगी 6/100, अगली वैल्यू होगी 6/1000, उससे अगली वैल्यू होगी 6/10,000, ऐसे ही चलते गए ना हम, प्लस अप टू 100 ऑन। तो ए मेरे पास 6/10 है, आर मेरे पास क्या है 1/10 है ना, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 1/10 ही आएगा ना, आर की वैल्यू क्या होगी 1/10, 6/100 को 6/10 से डिवाइड करोगे तो 1/10 आ गया, आर की भी वैल्यू पता चल गई, तो इनफाइनाइट है ना, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 6/10 डिवाइड बाई 1 माइनस आर 1/10, तो कितना बन गया 6/10 डिवाइड बाई 9/10 हो गया ना, एलसीएम लिया तो 10 से 10 कैंसिल आउट, 6/9 आंसर क्या हो गया 2/3 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब एक तो बात होगी, कॉन्सेप्ट हो गया हमारा ये, दूसरी बात जो हमारे पास रहेगी इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है जीपी का, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, वो कैसे आपके दिमाग के साथ खेल गई। बात आपके पास क्या रही देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि अगर मैं इसको लिखूँ, आपको क्या चाहिए 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.00006 ऐसे है, और अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, तो ये क्या बनेगा 0.66666 ऐसे ही बनेगा ना, तो ये क्या हो गया 0.6 बार हो गया, और बार अगर कभी भी हटाया जाता है तो डिवाइड बाई 9 आता है, तो 6/9 2/3 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है ना सभी को। तो अब एक बात और देखते हैं, अब बात हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है भाई, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो बोला जाता है भाई, वो दो टर्म्स के लिए अगर हम लेके चलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जो हमारे पास रहता है, अगर मैं लेके चलूँ g इज टू क्या है √, अगर मैं लेके चलूँ, ये जो वैल्यू होती है ये होती है √AB, ज्योमेट्रिक मीन। इसको बोलते हैं भाई गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए ना जहाँ पे आप उससे ज्यादा बोले जाए ज्योमेट्रिक मीन बताएं कि फाइंड 2 ज्योमेट्रिक मीन, एक क्वेश्चन ये था जो एग्जाम में पूछा गया था, फाइंड 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 54। अब 2 और 54 के बीच में है, अब 2 हैं
तो ये तो ए हो गया, मैंने बोला जो ज्योमेट्रिक मीन है तो जीपी को फॉलो करेगा, ये ए है तो अगली वैल्यू ए आर होगी जो मेरे को पता नहीं है। अगली वैल्यू क्या होगी, ए आर स्क्वेयर होगी जो भी मेरे को नहीं पता है। उससे अगली वैल्यू ए आर क्यूब होगी जो मेरे को पता है 54 है। तो आर क्यूब कितना आ गया, ए की वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी ना, 2 से डिवाइड किया तो 27 हो गया। तो आर क्या बन गया आपके पास, 3 बन गया ना, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो आर क्या हो गया 3, तो वैल्यू क्या होगी 2 गुना 3 6 और 6 गुना 3 18 और 18 गुना में 3 54 बन गया ना। तो 6 और 18 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गए। तो इस प्रकार से आपको ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन देखनी होती है भाई, ठीक है। क्लियर है ये बात। और एक बात और याद रख लीजिएगा, कभी कभी हार्मोनिक मीन आपसे पूछ लेते हैं 2 टर्म्स का। हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हार्मोनिक मीन पे पूछ लिया जाता है। तो हार्मोनिक मीन मेरे भाई क्या होता है, हार्मोनिक मीन देख लीजिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन उस सीरीज को बोलते हैं जिसके डिनोमिनेटर आपके पास क्या चले, एपी में चले, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो केवल हार्मोनिक मीन का बनेगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है आपके पास जिसके डिनोमिनेटर एपी की कंडीशन को फॉलो करे, मतलब इस प्रकार से हो, a+2d a+3d इस प्रकार से अगर है तो ये क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। आपको बस ध्यान क्या रखना है, अगर 2 टर्म्स दी गई हैं तो उनका हार्मोनिक मीन पूछेंगे आपसे, हार्मोनिक मीन पूछेंगे। अगर मान लीजिए आपको क्या दिया गया है, ए और बी दिया गया है और उनका हार्मोनिक मीन पूछा जाए तो ये होता है भाई 2ab डिवाइड बाई a+b होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। 2ab डिवाइड बाई a+b ये हार्मोनिक मीन है, h है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 टर्म्स का अंडर द रूट ab। और अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2 टर्म्स का a+b डिवाइड बाई 2। ये 3 वैल्यूज हैं जो आपको सीधे याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। जरूर फॉलो कीजिएगा इन चीजों को। क्लियर है भाई, आइए बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन टाइप्स को रिवाइज कीजिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, ठीक है, रिंकू सर मैथ्स, ये टेलीग्राम चैनल है भाई, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। वहाँ पे आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं और आपको जो डाटा है, पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे हमारे, ठीक है। रिंकू सर मैथ्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा भाई। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे प्लस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्लस कोर्स का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है भाई आपका, ये बताता हूँ मैं क्या है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आप जैसे और प्लेटफॉर्म हैं, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप परचेज करते हो, क्लासेस को परचेज करते हो, उनके एक फिक्स वैल्यू टाइम होते हैं, मतलब 4 बार देख ली, 5 बार देख लिया आपने, उसके बाद वो बंद हो जाती है, आप उस प्लेटफॉर्म पे उस वीडियो को दोबारा नहीं देख पाते। लेकिन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, प्लस कोर्स का, आप कितनी बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, किसी भी टीचर की, ये नहीं है कि आपको एक ही टीचर का परचेज करना है प्लस कोर्स। आपके पास जैसे आपको एसएससी की कैटेगरी में आप जाने लग रहे हो तो 6000 में, 6000 में आप 1 साल के लिए आप अनलिमिटेड वीडियोस देख सकते हो, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, 6000 रुपये में। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं भाई, अगर आप कोड यूज़ करते हैं रिंकुश 10, अगर आप वहाँ पे प्लस कोर्स खरीदने के लिए रिंकुश 10 कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अभी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप प्लस कोर्स को भी ज्वाइन करेंगे, बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं होता तो मैं भी यही बात कहता कि बहुत फ़ायदा है भाई, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको दिखाई देने लग रहा हो फ्यूचर में भी, जैसे हालात चलने लग रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, ये ऑनलाइन सेक्टर में ही आपकी स्टडी बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है। ऑफलाइन सेक्टर में तो अभी क्लासेस शुरू होने का कुछ पता है ही नहीं, और ऑनलाइन सेक्टर में जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए वो अनअकैडमी ही रहेगा, जो मेरा सजेशन अगर आप मान सकते हैं तो, ठीक है। और ये है क्या, आपके पास 10% डिस्काउंट के बाद 5400 रुपये आपको पे करने हैं 1 साल के लिए, जो ईएमआई में भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। मंथली ईएमआई के अकॉर्डिंग भी आप पे कर सकते हैं। और मंथली आपके पे करने कितने, 450 रुपये। 450 में आपको अनलिमिटेड क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जो भी टॉप एडुकेटर्स हैं, ठीक है, जो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं भी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और प्लस कोर्स परचेज करने के लिए रिंकुश 10 कोड को यूज़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।